आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी। बेबाक मुंसिफ के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। बिहार की राजनीति इस वक्त उबले हुए पानी की तरह गर्म है। नीतीश कैबिनेट में 36 मंत्रियों की तैयारी है। कौन कितनी कुर्सी पाएगा? तो जेडीयू के खाते में 15 की उम्मीद है, बीजेपी के 16, चिराग पासवान की पार्टी को 3 और मांझी और कुशवाहा को एक मंत्री पद मिलने की उम्मीद है। लेकिन बड़े सवाल आज भी जस के तस हैं। एनडीए में नीतीश पर संशय क्यों है? 70 घंटे के बाद भी विधायक दल का नेता क्यों नहीं तय किया गया? और इस्तीफा देने का प्लान आखिरी वक्त में क्यों बदला गया? जेडीयू की बैठक टल गई है, लेकिन बीजेपी चुप है। और इसके बाद सवाल उठने लगे हैं, और खासकर विपक्ष भी इसको लेकर सवाल उठाने लगा है कि अंदर खाने क्या पक रहा है। उधर आरजेडी के दफ्तर में हार पर मंथन किया गया है। तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है और रोहिणी प्रकरण पर राबड़ी आवास के बाहर नारेबाजी हुई है। आज की बहस, क्या बिहार में राजनीति फिर करवट ले रही है? इस पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा में शामिल होने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं उषा दुबे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ प्रमोद सिन्हा हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। मेरे साथ अविनाश पासवान हैं, जुड़ेंगे, जेडीयू प्रवक्ता। मेरे साथ चंद्रभूषण हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। और मेरे साथ अभी हैं रजनीश कुमार, आरएलएम के प्रवक्ता, और निशांत कुमार मिश्रा एलजेपी चिराग पासवान से हमारे साथ जुड़ेंगे। उनका भी खैर मकदम। आप सभी का मैं खैर मकदम करता हूं। उषा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? ठीक है, उषा जी अभी हमारे साथ अभी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मैं सीधे तौर पर आरजेडी से मैं सवाल लेना चाहता हूं। और बड़ा सवाल ये कि जब हम देख रहे हैं कि चुनाव में गड़बड़ी का दावा किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से, और इधर नीतीश कुमार जो हैं आज गवर्नर से मिलने के लिए पहुंचे, कहा जा रहा था कि आज ही वो अपना इस्तीफा भी दे देंगे, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया। दोनों चीज़ों पर प्रक्रिया, चुनाव में गड़बड़ी का दावा आपकी पार्टी कर रही है, लेकिन आपके पास कोई ठोस प्रमाण है इसको लेकर, प्रमोद सिन्हा जी? और जो आज गवर्नर के पास मिलने के लिए गए लेकिन इस्तीफा नहीं दिया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, सबसे बड़ी बात है जी, ठीक करवा दें। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा कि जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है जी, तो जो चुनाव हुआ और चुनाव प्रक्रिया में जो सारे परिदृश्य उभर करके सामने आए, खास करके चुनाव के दौरान भी आपने देखा कि कई जगह पर वीवीपैट फेंका हुआ था, कई जगह स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाता है, गाड़ियों की आवाजाही जो है लगातार जारी रहती है। कई जगह पर ये सब परिदृश्य जो है दिखाई पड़े थे। और सबसे बड़ा सवाल है कि जब आदर्श चुनाव संहिता जब लागू हो जाता है जी, उसके बाद जिस दिन वोटिंग होना होता है उसके ठीक पहले अगर आप करोड़ों महिलाओं के खाते में अगर 10,000 रुपया देने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो आप वोट को प्रभावित करने का ही काम कर रहे हैं ना। तो ये सब काम जो है चुनाव आयोग का होता है, इन सब चीजों की मॉनिटरिंग करना। लेकिन कहीं ना कहीं तो चुनाव आयोग ने इन सब कामों को नहीं कर पाया। जो आदर्श चुनाव संहिता जो कहता है और जो नियम बने हुए हैं, तो उसका तो पालन होना चाहिए। सिर्फ यह कह देने से कि ना हम विपक्ष में हैं ना पक्ष में हैं, हम समकक्ष हैं, तो सिर्फ यह कह देने से इतिश्री नहीं ना हो जाएगा। आपकी जवाबदेही और जिम्मेवारी है, और सभी को समान रूप से अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष। क्योंकि जब हम जनता के बीच गए हैं, जनता के जन सरोकार के मुद्दों पे गए हैं, जनता की आवाज को हम लोग लगातार उठाने का काम किए, और स्वतः जनता में एक आक्रोश था सरकार के प्रति, तो आखिर वो आक्रोश जो है मतदान में परिणत कैसे नहीं हुआ? लेकिन जब ये सारी चीजें हो रही थी, तब तो आपकी पार्टी की तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई। तब आप लोग का क्या कर रहे थे? क्या फिर वही बात हो जाएगी कि जब ये तो फिर हार पर एक ठिकरा फोड़ने जैसा हो गया? अगर आपको ये सारी चीजें चुनाव आचार संहिता में दिख रही थी, कितनी शिकायतें आपकी तरफ से चुनाव आयोग को की गई हैं? लगातार जो है, देखिए, हमारे राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता मनोज झा जी ने भी शिकायत करने का दिल्ली में भी काम किया, और बिहार में भी जो है जो मुख्य निर्वाचन ऑन पेपर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में? ऑन पेपर शिकायतें की गई है या प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ शिकायत रख दी गई? शिकायत जब किया जाएगा आयोग से, तो बजाबते जो है उस शिकायतों को वहां लिखित दिया गया ना।
जो भी देखिए आप पिछले लोकसभा चुनाव में भी आप चले जाइए, पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी कई सारी आपत्तियों को हम लोगों ने देने का काम किया था, लेकिन हमारी आपत्तियों पर कोई प्रतिक्रिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये महत्वपूर्ण विषय है ना, क्योंकि विपक्ष जब अपनी आवाज को उठाना चाहता है, यही तो मैं कह रहा था कि ये चुनाव आयोग को देखना चाहिए था कि अगर विपक्ष की तरफ से अगर कोई आपत्तियां आ रही है तो उसका निराकरण होना चाहिए, और विपक्ष को भी हम आश्वस्त कर सकें कि नहीं, आपके साथ कोई गलत नहीं होगा, आपके जितना सत्ता पक्ष है उतना ही मेरे लिए विपक्ष है। लेकिन ये भाव प्रदर्शित क्यों नहीं हुए? न्याय होना और न्याय दिखना दो अलग अलग बातें हैं। सिर्फ कह देने से कि आपके साथ न्याय हो रहा है, न्याय होता नहीं ना है, वो दिखना भी चाहिए धरातल पर। और मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि जब जिस प्रकार के आक्रोश जनता के बीच में थे सरकार के प्रति, तो वो परिणत क्यों नहीं हो पाए? तो ये सारी चीजें जो है, यो कवायद जो इन लोगों का जो चल रहा था, और जिस प्रकार से इन लोगों ने मशीनरी का जिस प्रकार से उपयोग दुरुपयोग करने का काम किया, तो वो बातें तो साबित होती है। ठीक है, ठीक है। तो ये रजनीश जी आपकी तरफ आऊंगा। देखिए, जवाब आपने सुना उनका, आरजेडी प्रवक्ता का जवाब आपने सुना, और साफ तौर पर यह इल्जाम कि चुनाव आयोग की तरफ से जो विपक्ष को सुना जाना था वो नहीं सुना गया, और विपक्ष जब मान लीजिए चुनाव आयोग से शिकायत करता है तो चुनाव आयोग को चाहिए था कि वो कम से कम ये एक दिखाए कि नहीं, अगर विपक्ष की तरफ से कोई क्वेरी आ रही है, कोई शिकायत आ रही है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से नहीं की गई। अब ये वाला मामला सीधा कोर्ट जा रहा है, क्या इसको लेकर पहली प्रतिक्रिया? दूसरा, आरएलएम को एक मंत्री पद मिलने की बात सामने आ रही है, तो क्या आप इसे न्यायपूर्ण मानते हैं कि गठबंधन में आपकी भी बड़ी मेहनत रही, आपकी तरफ से भी बहुत सारी रैलियां रही, और अब एक मंत्री पद, इसको लेकर क्या कहेंगे? यह बात चल रही है कुछ और आगे को लेकर। देखिए, एक तो जो जनता ने पूरे एनडीए को एक मेजोरिटी दिया है, एक बहुमत दिया है, यह एक सबक है हमारे विपक्ष के सभी साथियों को। उनको सबक दिया है बिहार की जनता ने कि उनका जो रवैया, उनका जो भाषा, उनका जो स्तर राजनीति का रहा है, उसे बिहार की जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। ठीक है, उनको कम से कम अब दूसरे पर उंगली उठाने, संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार उंगली उठाने की बजाय अपने अंदर अब झांकने की जरूरत है कि उनसे क्या गलतियां हो रही हैं कि लगातार चुनावों में जनता उनको हरा रही। वो तो इल्जाम लगा रहे हैं ना साफ तौर पर कि चुनाव आयोग ने जो है पक्ष का साथ दिया है, इसलिए इतनी सीटें जीत कर आई हैं, और अब इसको लेकर हम कोर्ट जाएंगे। उठ जाए, निसंदेह कोर्ट जाए, मैं ये कहने वाला हूँ कि आप जाइए, कोर्ट जाइए। आपको लगता है कि आपको न्याय नहीं मिला, तो इस देश में न्याय का मंदिर उपलब्ध है, जाइए वहां पर और आप अपने न्याय के लिए गुहार लगाइए। लेकिन बिहार में एक कहावत कही जाती है, खिसियानी बिल्ली खांधा नोचे, है ना? तो विपक्ष का लगभग यही हालात बन गया है ना? वह पराजित हो गया है और हताशा में इस तरह के स्टेटमेंट। एक मंत्री पद को लेकर क्या है, वाकई ये फॉर्मूला जो है तय हो गया है कि आपको एक मंत्री पद मिल रहा है, या इसके लिए लेकर भी बात चल रही है, चर्चाएं चल रही है? देखिए, अभी तो सभी दलों का इस पर कोई बैठक ही नहीं हुआ है ना? और वो अभी पूरी तरह फाइनल ही नहीं है, इसलिए इस पर कोई कमेंट अभी कोई भी नहीं कर सकता। और जो भी इस तरह के डाटा आ रहे हैं वो एक अनुमान है, सबका अनुमान है। नहीं, खबरें तो यही थी कि छह विधायकों पर एक मंत्री का फॉर्मूला तय हुआ है। चलिए उषा जी से पूछ लेते हैं, उषा जी को तो पता होगा, बीजेपी की प्रवक्ता है, उन्हें तो ज्यादा जानकारी होगी। उषा जी, 70 घंटे हो गए, एनडीए ने अब तक नेता नहीं चुना, तो इस तरह की भी खबरें आ रही हैं, और विपक्ष भी कह रहे हैं कि अंदर खाने जो है मतभेद हैं, और नीतीश कुमार जो हैं इस्तीफा देने के लिए जाते हैं लेकिन वापस ले आते हैं, साथ में देकर नहीं आते। एक तो यह मसला। दूसरा, आरजेडी कोर्ट जा रही है फैसलों को लेकर, क्या कहेंगी? उषा जी अनम्यूट कर लीजिए। माफ कीजिएगा, मैं सुन पा रहा हूं।
हमारी जब इतनी बहुमत है तो इसको हमको सिस्टमैटिक ढंग से करना होगा ना। हाँ। कल हमारी बैठक है। हाँ। बैठक में ये फैसला हो जाएगा कि कौन हमारा दल का नेता बन रहा है और हमारे नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, यह हमारे बैठक में तय हो जाएगा। यह हमारे झूठ मूठ के जो विपक्ष है वह फैला रहे हैं। लेकिन अभी तो आप कह रही हैं कि कल बैठक में तय हो जाएगा कि कौन बन रहा है, फिर अगली बार कह रही हैं कि नीतीश कुमार बनेंगे, तो दोनों बातों में अलग अलग मसला है। नहीं, मंत्री कौन बनेगा यह कल फैसला हो जाएगा। हाँ, बाकी हमारे मुखिया, हमारे एनडीए के बिहार के जो मुखिया है वह नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे, वही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी इसमें कोई संशय नहीं है। नहीं, कोई संशय नहीं है। जो फैसला आया है, खासकर जो ये रिजल्ट आया है, इसको लेकर अब सीधे तौर पर जो आरजेडी है वो जा रही है कोर्ट, कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इसमें जो है विपक्ष का सपोर्ट नहीं किया। विपक्ष की तरफ से लगातार शिकायतें की गई, चुनाव आयोग के उल्लंघन, मतलब माफ कीजिएगा, आचार संहिता के उल्लंघन की और कई मामलों को लेकर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, नील बट्टे सन्नाटा। नहीं, विपक्ष का काम है बोलना। ये हर चुनाव के बाद आप देखते होंगे। हाँ। ये कोई पहली बार नहीं है। हाँ। हर चुनाव के बाद ये बोलते हैं। हाँ। आपको जब इतना कमियां दिख रही थी तो आप पहले क्यों नहीं बोले? चुनाव के समय क्यों नहीं बोले? आप जब रिजल्ट आ जाता है तब क्यों रहते हैं? या आप ओवर कॉन्फिडेंस आपको है कि हम जीतेंगे ही, और अपनी कमियां अभी भी देखने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, फॉर्मूला तय है कि नहीं? 16 बीजेपी, 15 जेडीयू? नहीं, ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग की आपसी बैठक चल रही है। कल हम लोग विधायक दल की बैठक होगी, उसमें सब कुछ फैसला हो जाएगा और आपके पास सब कुछ आ जाएगा कि क्या होगा। चंद्रभूषण जी, अब कुछ नहीं है हमारे पास में, खासकर विपक्ष के पास में, तो ये यही करेंगे, कभी कोर्ट जाने की बात करेंगे, कभी चुनाव आयोग पे आरोप लगाएंगे। अब हार का ठीकरा किसी के सर तो फोड़ना है। अनुर जी, सबसे पहले तो नमस्ते, अपने डिबेट में मुझे बुलाने की। देखिए, बात चुनाव हमेशा होता है। बिहार में विधानसभा चुनाव है, देश में लोकसभा चुनाव है, तो चुनाव तो भारत देश में होते रहते हैं, 28 राज्य हैं। सही है। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का बिहेवियर है वो किसी से छुपा नहीं है। हमने जो सबसे पहले एसआईआर का जब मुद्दा उठाया था तो इलेक्शन कमीशन से हमने ये तो नहीं कहा था कि तुम इंटेंसिव रिवीजन मत करो। जब उन्होंने कहा कि हम इतने 11 डॉक्यूमेंट देंगे तो हमने कहा कि आप जो है उसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड ऐड कीजिए। अब एसआईआर हो गई, उसका नतीजे भी सामने आ गए, फिर उस पर नहीं, मैं बस एक चीज कहना चाह रहा हूँ। हाँ, अब अनवर जी, मेरा एक बात सुन लीजिए। मेरा ये कहना है कि जब उन्होंने आधार कार्ड ऐड ही किया, कब ऐड किया? जब हम सुप्रीम कोर्ट गए। सही है। उन्होंने जिन लोगों के नाम काटे उनको भी कब पब्लिश किया? जब हम सुप्रीम कोर्ट गए। वो सब छोड़ दीजिए, माफ कीजिएगा जी, वो छोड़िए। क्या ये नीतीश कुमार ने जो स्कीम निकाला था चुनाव से ऐन वक्त पहले लोगों के अकाउंट में 10,000 रुपया देना, बिहार जैसे गरीब राज्य में, बिहार में पर कैपिटा इनकम 66,000 रुपया सालाना है, 5,000 रुपया महीना, मतलब आप 2 आदमी का जो पर कैपिटा इनकम है उसका 2 टाइम्स पैसा दे रहे हैं। ये झूठ मूठ करके कि आपको इससे रोजगार मिलेगा, वो भी चुनाव से कुछ दिन पहले। ये कहीं भी सही था? आप इलेक्शन कमीशन में क्या काम होता है? फेयर प्ले करना, एक फेयर ग्राउंड देना ताकि सभी विपक्षी दल लड़ सके। आप ऑलरेडी जानते हैं बीजेपी के पास, उनके पास मसल पावर है, उनके पास मनी पावर है, उनके पास गौतम अडानी है जो कि 62,000 करोड़ का घोटाला कर देता है, कुछ भी करता है इलेक्शन कमीशन। आपको लगता है इलेक्शन कमीशन विपक्ष की किसी भी चीज के लिए खड़ा होता है? हम जब शिकायत करते हैं, मैं अपने अध्यक्ष जी से बात कर रहा था, राजेश राम सर से, उन्होंने भी ये चीज कहा। वो जो एक गाड़ी आ जाती थी और अचानक से उसमें ऐसे लगता है कई जगह वीवीपैट के पर्चे गिरे हुए मिले हैं। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं और हम 100% कंफर्म है, इलेक्शन कमीशन तो जो आरजेडी जो एक कदम उठा रही है, इसमें आपका साथ है ना कांग्रेस का? अरे सर, बिल्कुल, हम लोग अलायंस पार्टनर हैं, साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं। नहीं, साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़े आप। साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़े आप, माफ कीजिएगा। बिल्कुल साथ मिलकर कोई साथ नहीं दिखाई दिया, माफ कीजिएगा। और यही चीजें आपके लिए नुकसान बनी है। जब तक तेजस्वी यादव को आप लोगों ने मुख्यमंत्री नहीं घोषित किया, वो साथ में नहीं आए, राहुल गांधी के साथ रैली तक करने के लिए मना कर दिया, ये भी खबरें हैं। ऐसा नहीं है सर, ये सब बिल्कुल, हमने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री फेस भी घोषित किया। वो पहले से ही इंडिया अलायंस के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन थे, वो पहले से ही तय था कि वही चीफ मिनिस्टर बने। आरजेडी वैसे भी हमारे बिग ब्रदर है हमारे अलायंस में, ये सब कोई बात नहीं है सर। देखिए, कहने का मतलब, जब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इतना हावी हो, बीजेपी ने जिस तरीके को इलेक्शन कमीशन को सैबोटाज किया ना, ये किसी से छुपा नहीं है।
कई जगह स्ट्रांग रूम्स में जो है आपको वीडियोग्राफी नहीं हुआ है। आप देखिए ये लाइट कट गया, कहने का मतलब अगर कोई ये कहता है ना कि इलेक्शन कमीशन अभी बहुत फेयर प्ले कर रहा है, हम बिल्कुल गलत एनालिसिस कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन का। प्रमोद जी से भी पूछा था, आपसे भी पूछ लेता हूं, शिकायतें की थी इलेक्शन कमीशन से? ये बात कहना चाहता हूं मैं, एक लाइन अनवर साहब, एक लाइन कहना चाहता हूं। अगर इलेक्शन कमीशन इतना ही फेयर रहता ना, तो फिर दिल्ली में जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है ना, वहां पे बड़े बड़े जो होर्डिंग लगा दिया ना, वहां पे कोई मीडिया क्वेश्चन नहीं पूछ सके। ऐसे नहीं करते। नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, ठीक बात है। इलेक्शन कमीशन को मीडिया से क्या डर है? आप लोग जैसे जर्नलिस्ट से डर है तो क्वेश्चन पूछ लेंगे, मैं आपसे बता रहा हूँ। इसलिए वो बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा दिया था, कोई जर्नलिस्ट वहां पे जा नहीं सके। अगर वो फेयर करवा रहा था तो डर नहीं होता। ठीक है प्रमोद जी, तेजस्वी यादव को आज 4 घंटे की मंथन के बाद नेता प्रतिपक्ष चुनने के फैसला हो गया, तो आरजेडी की पहली रणनीति क्या है? सिर्फ कोर्ट जाना या इसके अलावा कुछ है? और दूसरा, आप लोग तो फैमिली में इतना उलझ गए, सारा ऐसा लगा कि हार का ठीकरा सिर्फ फैमिली पे फोड़ रहे हैं, तो फिर अभी एज ए विपक्ष का रोल आप क्या निभाएंगे? अब देखिए अनवर जी, हाँ, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को पुनः विधायक दल का नेता चुना, और सबसे बड़ा सवाल है कि हमारी भूमिका, हम जब सत्ता में भी तो जवाबदेही हमारी जनता के ही प्रति थी, और विपक्ष में भी है या विपक्ष में भी थे तो हमारी जवाबदेही जनता के प्रति थी, और जनता के जो समस्याएं थी उसके निराकरण के लिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार सतत प्रयास करते रहे थे, और उन्हीं का प्रयास का यह प्रतिफल है। उन्होंने तो महंगाई, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, पलायन, इन तमाम मुद्दों को ही लेकर के पूरे चुनाव कैंपेन को करने का काम किया, और जो योजनाएं उन्होंने लाने का काम किया था, जो घोषणा करने का काम किया था, चुनाव से 8 महीना पहले, 9 महीना पहले, जो उन्होंने, चाहे माई बहन मान योजना हो, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो, चाहे आप देख लीजिए गैस सिलेंडर देने की बात हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाने की बात हो, तो ये सारे मुद्दे जनता से जुड़े हुए थे ना शुरू में। तो लेकिन ऐसा लगा चुनाव से पहले, जब तक ऐलान नहीं हुआ, ऐसा लगा कि आप जो हैं शायद पहले गियर में इतनी तेज बाइक दौड़ा देंगे कि उड़ी जाएंगे, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे गियर बढ़ाने की बारी आई, आपके गियर डाउन होते चले गए, ऐसा लगा। बिल्कुल नहीं, ये गियर बढ़ाने और गियर डाउन होने की बात नहीं है। हम पूरे चुनाव में, पूरे चुनाव कैंपेन में भी हम जनता के सवालों को ही लेकर के, और जनता के सवालों को हम कैसे निराकरण करेंगे, उनको कैसे इन चीजों से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे, इस कुशासन से, उसी पर हम लोगों ने, हमने तो कहा, देखिए अभी कह रहे थे, आरएलएम के साथी कह रहे थे कि ये अपनी बातों को, जनता की बातों को हम लोग नहीं रख पा रहे थे। जनता के जो सवाल थे, आप देखिए ना, हमारे नेता ने कहा हम आएंगे तो एजुकेशन सिटी देने का काम करेंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री देने का काम करेंगे, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्री लगाने का काम करेंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का काम करेंगे, जूट मिल, राइस मिल लगाने का काम करेंगे। वो करते अगर सरकार में आते हैं तो अभी इनका कोई मायने नहीं रहा, वो चुनावी बातें हो गई, आपको भी पता है। अब आप ये बताइए पहली रणनीति क्या है? अनवर जी सुन लीजिए ना, अनवर जी सुन लीजिए। नहीं, अच्छा, मैं आज बताइए कि जो इलेक्शन आपके एक सवालों का मैं जवाब दूंगा। तो हमारे मुद्दे तो ये थे ना, लेकिन इनके मुद्दे क्या थे? हाँ। ये जब जनता के बीच जा रहे थे तो कट्टा, कनपट्टी, क्रूरता, कुशासन जैसे शब्दों का प्रयोग करने का काम कर रहे थे। इन लोगों ने तो कह दिया कि बिहार में भूमि नहीं है, इसे इंडस्ट्री नहीं लग सकता। अच्छा ये बताइए, तो अब जो नेता प्रतिपक्ष आपने चुन लिया, हार पर मंथन किया, नेता प्रतिपक्ष चुना, कहां लगा कि कमी हो गई? हार पर मंथन हुआ है तो कुछ तो निष्कर्ष निकला होगा ना उसका, कुछ तो पहुंचे होंगे कि कहां कमी रह गई। बिल्कुल, जो 4 घंटे का जो डिस्कशन हुआ, जो आपने भी कहा, तो एक एक चीजों पर डिस्कशन हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ना, कि जिस प्रकार का रवैया चुनाव आयोग ने अपनाने का काम किया है चुनाव के दौरान, और जिस प्रकार से SIR के तहत लोगों का वोट काटने का भी काम किया, तो सारी चीजों पर बातें हुई हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी भी है। देखिए, हम लोग आत्मचिंतन करते हैं और अपनी कमियों पर भी बातें करने का काम करते हैं। चलिए, मैं सुनूंगा ये वाली बात, मैं इस पर चर्चा करूंगा मैं बिल्कुल, कि आत्ममंथन करने के बाद क्या इसका निष्कर्ष निकला, मैं इस पर चर्चा करूंगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप बने रहें, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, जल्द वापस आ रहा हूं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है चर्चा आज फिर एक बार बिहार को लेकर और बिहार की सियासत को लेकर। चार खास मेहमान मेरे साथ हैं। मैं उषा जी आपकी तरफ आऊंगा और सवाल बड़ा है। आज काफ़ी कुछ गर्दिश कर रहा था बिहार की राजनीति में और सीधे तौर पर उषा जी क्या सुन पा रही हैं मुझे? शायद उषा जी अभी साथ नहीं है। मैं फिर से प्रमोद जी अपनी बात पूरी कर दीजिए। मंथन को लेकर क्या निकला आखिर? बस एक थोड़ा कोशिश करेंगे कि कम लफ्जों में अपनी बात करें। क्या ये मंथन के बाद ही ये तय हुआ कि हम जो है मतलब विपक्ष जो है खास तौर पर वो अब चुनाव को लेकर मतलब इन सारी चीजों को लेकर कोर्ट जा रहा है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो है कि हम जनता के बीच पहले भी रहे हैं और आगे भी रहेंगे और जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का काम करें। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। चाहे वो सड़क से सदन तक जो लड़ाई लड़नी होगी हम लोग लड़ेंगे, लेकिन जनता और जनता के जन सरोकार के मुद्दों पर लड़ते रहे। ठीक। दूसरी बातें हैं कि जो मैंने कहा और जो बातें आपने देखा था कि जब बैठक से बाहर निकले थे, हमारे मुख्य प्रवक्ता ने भी कहने का काम किया था कि तमाम लोगों ने और जिस प्रकार से ये जो वोट चोरी का जो मामला सामने आया और जिस प्रकार से मशीनरी का जो दुरुपयोग किया गया है उस पे भी बातें हुई। वो भी सामने सब कुछ छन करके आने का काम हुआ और कई चीजें हैं जो वहां पर जब बैठक चली तो कई बातें पर जो चर्चा हुई, तो वो चर्चा पर जो है वहां पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, हमारे फैमिली को लेकर भी चर्चा हुई है। जो फैमिली को लेकर भी चर्चा हुई है, जो फैमिली में मामले चल रहे हैं, जिस तरीके के गलत अल्फाजों के इस्तेमाल की बातें सामने आ रही हैं आप ही की परिवार से, तो फिर ये सारी चीजें क्यों जो अब आपका जो विपक्ष है एक तरह से एनडीए, वो क्यों आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगाएगा जब फैमिली में इस तरह की चीजें चल रही हैं? और मैं आपसे जानना चाहता हूं ये चंद लफ्जों में बस, सच्चाई है या नहीं है इनमें जिस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल मीसा भारती कर रही हैं? अब देखिए, सबसे पहला चीज है कि परिवार के भीतर की जो चीजें हैं वो परिवार के लोग आपस में बैठ करके वो कर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सुन लीजिए बात को अनवर जी। और पार्टी की जो बातें वो पार्टी में जब आज जो बैठक का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था, जो चुनाव के दौरान जो चीजें देखी गई, चुनाव में जिस प्रकार से हम लोगों की जो उम्मीदें थी कि इस बार जनता में भारी आक्रोश है और जनता जो है बदलाव चाह रही है, जो परिवर्तन की बयार सड़कों पर भी दिख रहा था, जनता के तमाम वक्तव्यों में भी दिख रहा था, वो क्यों नहीं परिणत हुआ परिणाम में, उस पर चर्चा हुई। ये समझने की जरूरत। ठीक है उषा जी, जो आरजेडी के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं खासकर परिवार को लेकर और ये सारी चीजों को लेकर, अब एक चीज तो क्लियर है कि आरजेडी ने आत्ममंथन किया है, हार को लेकर चीजें क्लियर हो गई हैं, वो अब जो है विपक्ष जो है पूरी तरीके से इसको लेकर कोर्ट जा रहा है। दूसरा मसला, नीतीश कुमार को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें गर्दिश कर रही थी, कह रहे थे कि आज जो है इस्तीफा देने के लिए गए थे और इस्तीफा देने के लिए गए ज़रूर, लेकिन गवर्नर को इस्तीफा नहीं सौंपा, सिर्फ बता दिया कि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। एक और लेटर लेकर गए थे, वो साथ में देकर आ गए। तो कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है इसकी असली वजह है, शायद बीजेपी अभी तक कुछ और पत्ते हैं जो वो खोलना नहीं चाह रही है, इस वजह से नीतीश जो है अपना इस्तीफा नहीं देकर आए हैं। नहीं, ये जो उनका, पहले मैं इनके परिवार वाला मैं मसला कर दूं कि ये जो परिवार इनका है तो ये क्या मंथन किए हैं? ये कितने दिनों से ये मार्केट में ऐसा न्यूज चल रहा है कि इनके बड़े भाई जो हैं, जो पूरे वो पार्टी के वारिस हैं, जो उनको ही पार्टी से हटा दिए गए। संजय यादव नाम के, अभी आपने सुना होगा, एक महिला है, एक बेटी है, एक बहन है, कितना रो रो कर वह अपना बयान दे रही है। एक बड़े घर की मुख्यमंत्री माँ, मुख्यमंत्री मैं वही चाह रहा था कि भाई आप कह रहे हैं कि फैमिली का मैटर है, फैमिली का मैटर है तो घर में रखना था साहब, मीडिया के सामने आके ये सारी चीजें नहीं करनी थी। हाँ, तो वह एक लड़की है, एक बेटी है, एक महिला है, उसका दर्द बयान हर किसी को आंसू गिरा दिया है। हर महिला, बातों को क्यों नहीं उजागर करने का काम करते हैं? आंख से आंसू गिरा दिया है, हर महिला, हर बेटी के आंख से आंसू गिराया है। आप क्या मसला सुधारे हैं? आप घर में बैठ के क्या किए हैं? पहले ये तो आप ये तो मसला को हल कीजिए। तेज प्रताप यादव जिसके इतने फैन फॉलोइंग है, उनको आप घर से बाहर निकाल दिए हैं, पार्टी से बाहर कर दिए हैं, आप यही मंथन किए हैं। आप मीसा भारती ने इतना रोई कल, उस पर क्या हुआ? जाके पैरों पर गिरे, मीसा भारती को बुलाए घर पर, तेज प्रताप यादव को घर पे बुलाए। यह मंथन होता है, यह मंथन नहीं होता है कि हम लीडर बन गए, अब नेता
राजा बन गए, राजा बन के बैठ गए और अपनी शासन चला रहा है, हिटलर शाही चला रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार का इस्तीफा, यही बिहार में बदलाव चाहते थे। नीतीश कुमार का इस्तीफा होता है। नीतीश कुमार, महिला कौन लड़की आपको पसंद करेगी? कोई महिला जाति आपको कभी वोट करेगी, कभी पसंद करेगी? आगे भी चुनाव होगा, के दम पर जो है चुनाव जीत गए हैं और उसके बाद इस तरह की बातें करने का काम कर रहे हैं। नहीं, मैं नीतीश कुमार का भी क्लियर गुजरात में जिन महिलाओं का बलात्कार हुआ, हमारे नेता आप लोग उसका उदाहरण फिर उस पर जवाब महिला का उदाहरण दीजिए। हम लोग महिला का उदाहरण देंगे, घर में जिसके कलम अपने हिसाब से महिला करते हैं आप, और राज्य को क्या चला सकता है जिसके घर में? अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं छुट्टी लेते हैं कि ये देश में भी एक बहुत भटक रही है। जब छोड़ा गया आप लोगों ने मालूम सुनाया उसको, हम महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। ये ऐसे चलता है बिहार। यही उषा जी देखिए क्या है कि वो अगर आप महिलाओं को लेकर बोल रही हैं, उनके पास भी कई सारे इसको लेकर तर्क हैं। आपकी पार्टी में भी कई ऐसे नेता हैं जो महान हैं महिलाओं को लेकर, उस पर जरूर चर्चा करेंगे किसी दिन। लेकिन फिलहाल जो नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है उसका क्या पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ। मैं इनके घर की बात कर रही हूँ। हाँ। कि घर की इनकी परिवार की पार्टी है ना, तो परिवार को सिमट कर चले ना। परिवार का बातें रोड पर आ रही है, सड़क पर आ रही है, जनता देख रही है। इनके ही पार्टी के लोग बाहर बैठकर अभी धरना प्रदर्शन किए थे, हल्ला हंगामा आंदोलन किए थे कि पहले संजय यादव कौन से प्रवासी बिहार चलाएगा, प्रवासी आकर बिहार चलाएगा यहाँ पर। ठीक है रजनीश जी, आपकी तरफ आऊंगा सवाल। नीतीश कुमार जी के, तो नीतीश कुमार जी का इस्तीफा का जो बात है वो विपक्ष जो है अफवाहें उड़ा रहा है। हमारा ऐसा कुछ भी नीतीश कुमार जी कोई इस्तीफा की बातें नहीं है। विपक्ष का नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा कि हमारे वो मुख्यमंत्री और रहेंगे, आगे भी रहेंगे। हमारे एनडीए के नेता वही है बिहार के। 100% श्योर है। नहीं, इस तरह के इलेक्शन कमीशन में नरेंद्र मोदी कहते थे एनडीए की सरकार, कभी नीतीश कुमार का एक बार नाम नहीं लिया, अमित शाह ने भी एक बार नाम नहीं लिया। रजनीश जी इस तरह की भी खबरें गर्दिश कर रही थी आज, और बाकायदा आंकड़ा लगाया जा रहा था इसको लेकर। और ये सवाल बड़ा अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उस आंकड़े में आप शुमार थे लेकिन जेडीयू शुमार नहीं थी। जेडीयू प्रवक्ता जुड़ेंगे तो जरूर उनसे सवाल ले लूंगा। कहा जा रहा था कि बीजेपी और इसके अलावा जो और अन्य सहयोगी दल हैं जेडीयू को छोड़कर, इनकी सारी सीटें मिलाकर 118 के करीब हो रही हैं। और इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि जो बीजेपी के नेता हैं वो ये चाह रहे हैं कि जेडीयू को ना साथ लिया जाए। इस तरह की भी चीजें हैं। लेकिन ये तो साफ है कि जेडीयू इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि केंद्र के लिए भी। तो ये चीजें क्लियर हैं। लेकिन फिर भी इस तरह की अगर चीजें आ रही हैं तो क्या आपकी पार्टी उसमें सहयोगी है? रजनीश जी अनम्यूट कर लीजिए। रजनीश जी सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी पार्टी के नेता का सदैव से ये पक्ष रहा है। वो हमेशा से कहते रहे हैं कि जिस तरह दिन में सूरज का उगना तय है उसी तरह नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना भी तय। इसमें विपक्ष कहीं से भी कुछ मुगालते में मत रहे। और विपक्ष को तो ये सब बात करने का नैतिक हक नहीं है। जनता ने उठा के पटक दिया है। आपको इलेक्शन चोरी करने, वो लोगों को जैसे, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, ज्यादा बेचैन नहीं होना है, व्याकुल है। ठीक है बात पूरी करें। दो तीन बातें हैं। जैसे अभी लोग कह रहे थे एक आरजेडी के साथी की जनता का आक्रोश था और वो परिणाम में परिणत नहीं हुआ। अरे भाई, जनता का आक्रोश किसके प्रति था और वो किसके परिणाम में परिणत हुआ, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। जनता किसके प्रति क्रोशित थी, उसके प्रति जो लेकिन सरकार में ये कमाल की बात है कि सरकार में आप हैं और विपक्ष के खिलाफ जनता का गुस्सा। ये तो बड़ी अजीब बात सुनने को मिल रही है। अरे सुनिए ना मेरी बात सुनिए। जनता उसके प्रति आक्रोशित थी जो लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीटेड है। बिहार की जनता ऐसे व्यक्ति को अपना मालिक नहीं बना सकती, अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकती है। बिहार की जनता उन 15 वर्षों के कुशासन को नहीं भूली है।
वो जानते हैं कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। चंद्रा जी, बिहार की जनता जानती है, चंद्रभूषण जी, बिहार की जनता जानती है। मेरी बात उन हाँ, भली भांति जानती थी कि उसको क्या करना है। मैं अभी भी मान रहा हूं कि बिहार की जनता जिस तरह का हम लोग के रैलियों में भीड़ आ रहा था, जिस तरीके से हमने वादा किया था कि हम आपका प्रति व्यक्ति आय बढ़ाएंगे, हम आपके लिए रोजगार लगाएंगे। देखिए, अगर बिहार में सही में कुछ काम किया होता तो जो कामकाजी उनके जितने बिहार के पुरुष है उसमें से आधे पुरुष दूसरे राज्यों में 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी के लिए भटक नहीं होते। बिहार एक माइग्रेशन स्टेट बन के रह गया। ऐसा नहीं है कि दूसरे स्टेट से माइग्रेशन नहीं होता है, लेकिन इतना माइग्रेशन कहीं नहीं होता है कि आधा कामकाजी पुरुष जो है दूसरे राज्यों में काम करे। यहाँ पे नई इंडस्ट्री है। अभी 3-4 दिन पहले मेरे ऑफिस में एक मुजफ्फरपुर के ये आए हुए थे व्यापारी, वो वहां पे ग्लव्स बनाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों का कैसा प्रबंधन चल रहा है, सरकार क्या हेल्प करती है? बोले चंद्रभूषण सर, 1 रुपया का हम सरकारी हेल्प नहीं जानते हैं। जब बारिश होता है वहां का रोड खराब हो जाता है। चंद्रभूषण जी, आज आप कुछ भी कह लीजिए, हार के जितने चाहे विकल्प तलाश कर लीजिए, लेकिन हकीकत यही है कि बीजेपी जैसा चुनाव आपने लड़ा ही नहीं। राहुल गांधी जो पहली यात्रा निकालते हैं उसके 2 महीने बाद तक बिहार नहीं आते हैं, इतने में प्रधानमंत्री कई चक्कर वहां पे कर लेते हैं। तो ये भी तो आपको मंथन करना पड़ेगा ना इन सारी चीजों पर। आप किसके भरोसे चुनाव लड़ रहे थे? अनवर जी, हाँ, राहुल जी आए, प्रियंका गांधी जी आए, लास्ट में आए ना भाई, लास्ट में आए हैं। हमारे 2 महीने तक कहाँ गायब थे? जब उन्होंने यात्रा निकाली उसके 2 महीने क्यों गायब हो गए अचानक से? राहुल गांधी जी का 21 रैली है, 13 रैली प्रियंका जी का बाद में किया है ना, बाद में किया है। राहुल जी का 21 रैली है ना चुनाव प्रचार के दौरान, प्रियंका जी 13 है ना, 34 हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का 8 है ना। तो हमारे तो सब सचिन पायलट है, ऐसा कौन नेता है जो आया नहीं है? और प्लस 20 साल जब कोई सरकार रहता है उसके खिलाफ खुद ही एंटी इनकम्बेंसी रहता है। लेकिन इन लोगों ने, देखिए, मैं एक बहुत बड़ा मानता हूं, चुनाव से पहले इन्होंने 10,000 का जिस तरीके से घूस देने का काम किया। महिलाओं को अगर रोजगार देना होता, अक्टूबर 2023 में नीतीश कुमार ने कहा था कि हमको महिलाओं के लिए कुछ करना है, 2 लाख रुपया देना चाहते हैं। अब दिए कब? बोले अक्टूबर 2023 में, दिए हैं कब? जिस दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होना है उसके 1 घंटा पहले। जाहिर सी बात है, 11 तारीख को चुनाव है, 7 तारीख को पैसा गया है। अभी मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, जावेद नाम के व्यक्ति से, सीतामढ़ी का, वो कह रहा था 9 तारीख को भी पैसा है। ऐसे होगा चुनाव से पहले? उषा जी, बड़े आरोप है, कैसे पैसे अकाउंट में आ रहे थे आखिरी वक्त पे? पूरा घुसखोरी है उषा जी। उषा जी सुन पा रही हैं? कोई योजना है? नहीं, लास्ट टाइम तक कैसे पैसे आ रहे थे अकाउंट में, वो तो डेट बता रहे हैं। वो घूस नहीं था, जीविका दीदियों को वो योजना के लिए पैसा दिया गया था, वो स्वावलंबन करने के लिए पैसा दिया गया था, न कि वोट डालने के लिए दिया गया था ना। फिर चंद्रा जी क्यों कह रहे हैं? वो तो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि ये पैसा आया था और बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक भी आया। तो वो देना था पहले, लेकिन कभी इस बीच में, चुनाव के बीच में कभी भी उनको जीविका दीदी को स्वावलंबन बनने के लिए दिया गया ना। वो जीविका दीदियों को हम लोगों का, जो हमारी एनडीए सरकार है, शुरू से उन लोगों को स्वावलंबन बनने के लिए सहयोग करती रही है और उस समय भी की है, चुनाव से पहले। मैं रजनी जी से एक सवाल पूछ रहा था, क्या बीजेपी वाकई अपने दम पर बहुमत का विकल्प तलाश रही है? उषा जी, रजनी जी से मैंने सवाल लिया था, क्या बीजेपी अपने दम पर बहुमत का विकल्प तलाश रही है? कहा जा रहा है कि जेडीयू के बिना 118 बैठ रहे हैं। नहीं, हम लोग एनडीए के गठबंधन से हैं, तो क्यों हम लोग अलग होंगे? हमारे नीतीश कुमार हमारे नेता थे, हैं और रहेंगे। बार बार ये हम लोगों को आप सुनते होंगे कि बिहार के एनडीए के नेता हमारे नीतीश कुमार जी हैं और उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया है। रही बात हमारी पार्टी, बहुत एनडीए हम बहुत मतों से जीते हुए हैं, बहुत हमारे विधायक हैं, तो एक अच्छे से बैठक होगी और उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा। कोई भी चीज सिस्टमेटिक ढंग से होता है ना, कैसे भी हम किसी को हवा में बोल दिए, कहीं मीटिंग करके बोल दिए, ऐसा नहीं होता है। हमारी विधायक दल की बैठक होगी और वहाँ पर सर्वसम्मति से इस चीज को पास किया जाएगा। कहीं भी महिलाओं का दिल दुखाया है, सीधे तौर पर आपके ऊपर ये आरोप है, और ये वाली हरकतें होंगी तो महिलाएं आपको क्यों वोट देंगी? वो तो सीधे तौर पर ये आरोप लगा रही हैं। लेकिन असल में मैं आपसे जानना चाहता हूं, रोहिणी विवाद पर आरजेडी की आधिकारिक लाइन क्या है सीधे तौर पर? सुन लीजिए अनवर जी, पारिवारिक मामला का निपटारा वो लोग आपस में बैठ के कर लेंगे। यहाँ पर मैं प्रवक्ता के रूप में, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता के रूप में बैठा हूँ, और जो बातें अभी छन करके अभी जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने कहने का काम किया कि जीविका दीदी को, बात तो इस पे होनी चाहिए ना कि वोटिंग के ठीक पहले
नहीं, सुन लीजिए बात को ना। वो कह रही हैं कि जीविका दीदी के स्वावलंबन के लिए हमारी पार्टी पहले से प्रयासरत रही है और अभी भी रहेगी। कभी ऐसा आपने सुना है कि चुनाव आदर्श चुनाव संहिता लगने के बीच में इस प्रकार के पैसा दिया जाता है क्या? और सुन लीजिए, पहले इनको बोलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को चुप रहने के लिए। ठीक है, आप यह बताइए कि आप सवाल ले लूंगा, आपसे भी लूंगा, रुक जाइए। हाँ, बात पूरी कीजिए। अभी इन्होंने कहा कि जीविका दीदी जो 1.5 करोड़ जीविका दीदी, उनको पैसा जैसे 10,000 रुपया चुनाव वोटिंग के ठीक पहले पहुंचाया इन लोगों ने, और उन्हीं जीविका दीदी को जो है वहां पर ड्यूटी पे लगा दिया गया। लोग मतदान केंद्र के अंदर बैठे हुए थे। इस प्रकार का चुनाव होता है क्या? कहाँ है चुनाव आयोग? क्या कर रहा था चुनाव आयोग? क्यों नहीं देखा? जिन जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपया जो है ये तुरंत वोटिंग के 2 दिन पहले ट्रांसफर करेंगे, और वो जीविका दीदी को जब आप वहां पर लगा देंगे, आंगनबाड़ी सेविका को भी वहां पर ड्यूटी पे लगाने का काम करिएगा, और वो लोग बूथ पर बैठेंगी तो वो क्या वहां पर करेंगी? किस प्रकार का धांधली चला, पूरा एकदम परिदृश्य दिखाई दिया, और उसके बावजूद सवाल उस पर नहीं होंगे। ये महत्वपूर्ण है। अरे हम लोगों ने तो जनता और जनता के जन सरोकार के मुद्दों पर बात करने का काम किया। हम तो जनता में कैसे खुशहाली आए उस पर बात करने का काम किया। जब बिहार को कैसे हम विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाएंगे उस पर बात किया। अगर ये लोग काम किए होते आर्थिक उत्थान के लिए तो 20 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। आखिर 65% महिलाएं एनीमिया की शिकार क्यों है बिहार की? जो 2/3 आदि जो है मात्र जो है 10,000 रुपया से कम पर जीवन गुजर बसर करने के लिए बात है। क्यों 2,90,00,000 लोग दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं? जनता को समझाने में नाकाम क्यों रहे? कहाँ कमी रह गई? बिहार में लगाने का काम, ये चीजें जनता को समझाने में नाकाम क्यों रह गए? कहाँ कमी रह गई? हम जनता, मैंने अभी कहा ना कि जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा हूँ उस पर आप ध्यान देने का काम करिए। मैं समझ गया, उस सवाल को उषा जी से ले लूंगा। मैं उस सवाल को उषा जी से हम लोग लड़ाई सत्ता पद से भी लड़ रहे थे और तमाम मशीनरी से भी लड़ने का काम कर रहे थे। यहाँ पर जीत जो है मशीनरी का हुआ है। चंद्र जी, मशीनरी का जिक्र हो रहा है, बिहार में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आपका क्या आरोप है? क्योंकि हम सीधे तौर पर जब हम समझ रहे हैं, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं आरजेडी प्रवक्ता कि भाई जीविका दीदियों को पैसा दे दिया जाता है, फिर उन्हीं को इलेक्शन ड्यूटी में लगा दिया जाता है। इसके अलावा ये जो है इस लास्ट मोमेंट पे पैसा आना बड़ा आरोप है। ये तो क्या इस आरोप को लेकर बाकायदा सबूत के साथ जाएंगे या वही बातें हवा हवाई बिल्कुल कि फिर, क्योंकि हमने देखा कि जब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तब वो वाले तथ्य नहीं रख पाते जिस तरीके की बातें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं, जिस तरह की बातें डिबेट्स में करते हैं। अनवर जी, हाँ, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था एज फाइल, जब हरियाणा पे किया था जी, आप भी देखे होंगे। आप तो इतने मीडिया का बड़ी साथ है, आपने खुद देखे होंगे कि किस मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। मैं अब उसको लेकर चर्चा ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अब वो उसको लेकर भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि भाई अगर आपने जो है इतनी बड़ी वोट चोरी पकड़ी है तो सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों नहीं करते? बोला सर, सुप्रीम कोर्ट का रुख देखिए, सुप्रीम कोर्ट का रुख, हम लोग किस मैटर पे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं वो तो देखिए जाहिर सी बात है, वो लीगल सेल का बात है, वो चला जाएगा। बात क्या है, अगर इलेक्शन कमीशन पे कोई सवाल उठ रहा है, देखिए इलेक्शन कमीशन पे जब पहली बार सवाल उठा था, जितने पूर्व इलेक्शन कमिश्नर हैं, चाहे ओपी रावत जी हो जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर तब है, मैं बोलो चारों इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि इलेक्शन कमीशन तो ये 5 मिनट में ये काम कर सकता, किया इलेक्शन कमीशन वो काम। दूसरा तो छोड़ दीजिए, खुद फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले ना, ये जो आरजेडी के साथ ही कह रहे हैं, जो सवाल आरजेडी के साथ ही कह रहे हैं कि वही जीविका दीदियों को इलेक्शन में लगा दिया और मशीनरी की जीत है। ये तो बिल्कुल मशीनरी की जीत है। अरे बिहार में हम आपको बार-बार कह रहे हैं, बिहार का प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया महीना, वहां 10,000 रुपया लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। शिवहर का प्रति व्यक्ति आय 2,000 रुपया महीना है, सीतामढ़ी का प्रति व्यक्ति आय 2300 रुपया महीना। आप अगर शिवहर की एक महिला को उठा रहे हैं, क्योंकि शिवहर का पर कैपिटा इनकम ऑन एन एवरेज निकाला जाता है 2,000, आप तो उसको 5 महीना का पैसा दे दिए एक बार में, तो कहने का ये मतलब है ये एक नंबर की घुसबाजी। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। चलिए ठीक है, मैं अविनाश, मुझे अनवर जी मुझे बस एक एग्जांपल दे दीजिए। हाँ दीजिए, एग्जांपल दीजिए। 2004 में जब तमिलनाडु का जब चुनाव हुआ था 2004 में और 2006 में, 2004 का लोकसभा, उस टाइम क्या था कि उस टाइम की जो वहां की गवर्नमेंट थी, एक बार डीएमके और एक बार एआईडीएमके, इन्होंने 2 अलग-अलग वादे किए थे। डीएमके ने कहा था कि हम जो है लोगों को रंगीन टीवी बांटेंगे फ्री में। तमिलनाडु चूंकि पैसा वाला राज्य है, भारत का दूसरा सबसे अमीर राज्य, और एआईडीएमके बोली थी कि हम लोग को ऑर्नामेंट देंगे। 2004 का वादा है ये रंगीन टीवी का, 2006 का वादा है
ऑर्नामेंट देने का, ये द हिंदू में छपा था। आपको पता है जब 2011 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तमिलनाडु में, तो इलेक्शन कमीशन ने इन सभी चीजों पे रोक लगा दिया था। बोला जिस दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होगा उसके बाद ना फ्री में टीवी बटेगा डीएमके का, ना फ्री में ऑर्नामेंट मिलेगा एआईएडीएमके का। 2004-06 का घोषणा था। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है उसके बाद भी अगर किसी के घर में फ्री टीवी आता तो कहता हाँ डीएमके चलाया था योजना, हम वोट देते हैं। और जिसके पास ऑर्नामेंट आया था शादी के टाइम जो जयललिता जी स्टार्ट की थी, वो कहता वो जयललिता जी ने तो हमको हार दिया है। किया ना, पुराना स्कीम को रोका ना। यहाँ पे जिस दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता 2 दिन पहले उठा के सबके अकाउंट में 10,000 रुपए दे। कौन ऐसे में चुनाव जीतेगा बताइए? चलिए ठीक, ये क्या तरीका है क्या? ठीक, एक इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से बेईमान है। ठीक है। जेडीयू प्रवक्ता अविनाश पासवान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश जी, इस्तकबाल है आपका। बड़ा सवाल जो आज पूरे दिन गर्दिश करता रहा और पूरे दिन इसको लेकर मीडिया में और विपक्ष में भी चर्चा रही, नीतीश जी जाते हैं इस्तीफा देने के लिए लेकिन इस्तीफा देकर नहीं आते हैं। क्या वाकई इस्तीफा देने गए थे आज राजभवन या बस गए थे जानकारी देने के लिए? नहीं, वो चुनाव के बाद प्रक्रियाएं तो होती रहती है ना, तो वही करने के लिए गए थे वो। तो उसमें सारी चीजें अभी सामने आ जाएंगी। अब तो चुनाव हो चुके हैं, उसके मैंडेट आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है। बीजेपी की चुप्पी को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है, तो बीजेपी की चुप्पी को जेडीयू कैसे पढ़ता है? नहीं, देखिए हमारे गठबंधन में बिल्कुल सारी चीजें क्लियर है। टाइम थोड़ा लग रहा है बिकॉज हम इसको व्यवस्थित करना चाहते हैं, इसको बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा अभी 1-2 दिन में। देखिए तो इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। ठीक है प्रमोद जी, एक छोटा सा सवाल। वो कह रहे हैं कि सब कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ ठीक है और हमारे गठबंधन में तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल कर लीजिए। क्या आप सवाल सुन पाए मेरा? हाँ बताइए, सवाल करिए। जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो जिस तरीके की विपक्ष की तरफ से ये हवाएं आ रही हैं ना कि आज गए थे और ये नहीं गए थे, कह रहे हैं कि हम सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, व्यवस्थित तरीके से करना चाहते हैं, इसलिए देरी हो रही है, तो इस पर सवाल ना उठाया जाए। देखिए, हम तो चाहते हैं कि जो इन्होंने वायदा करने का काम किया है बिहार की जनता से, उस पर तेजी से काम करें, बिहार की जनता का भला करने का काम करें। अमित शाह जी ने कहा कि हम चीनी मिल फिर से खुलवा देंगे, तो जल्दी से वो चीनी मिल खुलवा दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो 2014 में बोले थे कि हम अगली बार आएंगे तो चीनी मिल के उत्पादित चीनी से चाय बना के पियेंगे। 56 बार 57 बार आ गए, नहीं पिए। तो हमारा सवाल है कि जो जो घोषणा ये लोग करने का काम किए हैं ना, उस पर तेजी से काम कर दीजिए, बस इतना ही कर दीजिए, तो यही बहुत है। हाँ उषा जी, आरजेडी के प्रवक्ता को भी आपने सुना, कांग्रेस प्रवक्ता को भी आपने सुना, सीधे तौर पर आरोप ये थे कि मशीनरी की जीत है। और जब इस तरह की सारी चीजें होती हैं, आरजेडी लगातार गड़बड़ी के आपके ऊपर आरोप लगा रही है, तो आरजेडी और मैं कहूंगा कि इंडिया गठबंधन के गड़बड़ी वाले आरोपों का बीजेपी का ठोस जवाब क्या है? क्योंकि सीधे तौर पर अगर इलेक्शन कमीशन का जिक्र होता है तो वो बीजेपी के साथ होता है, जेडीयू के साथ नहीं होता। कह रहे हैं कि बीजेपी की मशीनरी बन गई है इलेक्शन कमीशन। ये जब भी चुनाव होता है उसके बाद ये जरूर आरोप लगाते हैं, ये जरूर आरोप, लेकिन अपनी समीक्षा के लिए नहीं तैयार हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमने 4 घंटे आत्ममंथन किया है आज। जी नहीं, आत्ममंथन हुआ तो उसमें से क्या निकल के आया? बता दिया उन्होंने। यही निकल के आया कि विपक्षी दल के नेता जो है वह हिटलर जो तेजस्वी जी है वो बैठ गए कुर्सी पर। वैसे ही मंथन किए। क्या मंथन किए? तेज प्रताप जी को घर वापस लाए, रोहिणी आचार्य। अरे वो इनका फैमिली मैटर है, वो वाला फैमिली मैटर है, उस पर जरूर है। आप बताइए ना, गड़बड़ी वाले आरोपों पर आपका क्या ठोस जवाब है? ये फैमिली मैटर नहीं है, इनका जो हार का जो कारण है, हार का कारण यही सब है। तो जमीन नहीं है, उद्योग धंधा कहाँ से लगाएंगे? और बाद में कह दिए कि हम चीनी मिले खोलेंगे, तो बदला पहले की तुलना जब आरजेडी की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी, उसके वक्त से तुलना किए पार्टी से निकाल देंगे, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमारी बिहार बहुत आगे बढ़ चुकी है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी है, हर वर्ग आगे बढ़ चुका है, महिला हो पुरुष हो किसान। उषा जी सवाल का जवाब नहीं दे रही है। उषा जी क्या जवाब देंगे? उषा जी, आपको भी पता है कि मैं वक्त की कमी की तरफ बढ़ रहा हूं। जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ अभी जुड़े हैं, उनसे भी मैं चाहता हूं कि 1-2 सवाल ले लूं। बताइए ना, जो सीधे तौर पर आरजेडी और इंडिया गठबंधन का आरोप है आपके ऊपर
और घोटाले का आरोप है। सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि मशीनरी का इस्तेमाल किया गया पूरी तरीके से। कह रहे हैं जीविका दीदियों को पैसे इसलिए दे दिए गए क्योंकि उनकी ड्यूटी लगा दी गई, और उनकी ड्यूटी लगेगी तो क्या होगा। महिला योजना जो है, महिला योजना क्यों चुनाव के कारण ही दिया गया। हमारी एनडीए सरकार सालों भर महिला योजना देती रही है, महिलाओं को अनेक आरक्षण दी। टाइम पर सवाल है, देने पर सवाल नहीं है। तो क्या आप कहेंगे कि चुनाव के कारण हम दे रहे हैं? हम आपको भी तो समय दिया गया था, आपकी भी सरकार थी, आपने क्यों नहीं दिया? आपको भी तो मौका दिया गया था, क्यों नहीं महिलाओं को आगे बढ़ाए, क्यों नहीं युवाओं को आगे बढ़ाए, क्यों नहीं किसानों और हर वर्ग को आगे बढ़ाए? आपको भी मौका दिया गया था, आप तो कैद कर दिए थे, 7 बजे महिलाओं को कैद कर देते थे। हमारी सरकार महिलाओं को सम्मान देती है, तो महिलाओं 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, IT हमारी महिलाओं को संबल बनाने के लिए, हमारी महिलाओं को संबल बनाने के लिए योजना था, 4.5 लाख योजना था, जो योजना हमारी सरकार ने किया, हमारी एनडीए सरकार ने की है। उषा जी वक्त पर सवाल है, उषा जी वक्त पर सवाल है, वक्त वो जो पैसे देने का वक्त है ना, उस पर सवाल है। आयोग पर हार जाएंगे तो चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे, मशीनरी पर आरोप लगाएंगे, ईवीएम पर आरोप लगाएंगे, चलिए ठीक है, भाजपा पर आरोप लगाएंगे। अपनी समीक्षा नहीं करेंगे। चंद्रभूषण जी अपनी समीक्षा भी कर लीजिए, अपनी समीक्षा भी कर लीजिए। बोले इलेक्शन कमीशन पे आरोप मतलब इनके ही नेता लगाए थे ना। अच्छा ठीक है चंद्रभूषण जी, क्या वाकई समीक्षा करेगी, कांग्रेस भी समीक्षा करेगी इसको लेकर? एक सवाल। दूसरा ये कि क्या जिस तरह के हालात लग रहे हैं, जिस तरह की सीटें आपकी आई हैं, तो क्या महागठबंधन टूटे हुए माहौल में भी मजबूत विपक्ष दे सकता है? उम्मीद कर ले। अनम्यूट कर लीजिए। करने को है नहीं, क्योंकि हमको भली बात ही पता है कि किस कारण से हम चुनाव हारे हैं। ये उषा जी लंबा भाषण दे रहे हैं, अभी ये इनको बताइए ना, जो आरके सिंह बीजेपी के नेता ने कहा कि 62,000 करोड़ का अडानी घोटाला किया है, पैसा लिया, क्यों आरके सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया? इनके पार्टी में जो आवाज नहीं उठाता है उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है। इसलिए कल यशवंत सिन्हा बोले कि इसी बीजेपी में एक टाइम पढ़ा लिखा लोग सब हुआ करता था, यशवंत सिन्हा जैसा पढ़ा लिखा IAS, आरके सिंह IAS, आज सारा पढ़ा लिखा लोग को वहां से हटा दिया गया, सब वैसे लोग को ला दिया गया जो एक लाइन फॉलो करते हैं, कैरेट एंड स्टिक पे चलते हैं। ये बोलना है तो यही बोलना है, ये बोलना है तो यही बोलना है। जो घोटाला का बात करेगा, सही बात करेगा, उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। एक नंबर की भ्रष्ट पार्टी, बड़का छोटा पार्टी जो बीजेपी है, आजकल वोट चोरी से चुनाव जीत रहे। महाराष्ट्र का चुनाव वोट चोरी से, हरियाणा का चुनाव वोट चोरी से, यहाँ भी गड़बड़ी करके बिहार जीता। जनता के सामने तो हम टोटल मैटर को एक्सपोज करेंगे, जाएंगे इसको लेकर सीधे तौर पर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अविनाश जी बड़ा अहम सवाल, देखिए 2-3 सवाल हैं, क्योंकि आप देरी से आए तो मैं, लेकिन उन सारी चीज़ों को लेकर 2-3 चीज़ें आ रही हैं। एक, क्या वाकई एनडीए में नेतृत्व को लेकर तनाव है, या ये जो बातें इस तरह की उड़ रही हैं बिल्कुल बेबुनियाद हैं? एक। दूसरा सवाल ये कि कहा जा रहा है कि 15 जो है 16 जो है बीजेपी के मंत्री बनेंगे और 15 जो है वो आपके खाते में आएंगे, जेडीयू के खाते में आएंगे। क्या इसको लेकर संतुष्ट हैं? और तीसरा सवाल, मैं चाहूंगा कि आप छोटे छोटे से इनके जवाब दे दें। और तीसरा सवाल, इस तरह की भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बीजेपी में जो नेता हैं वो ये चाह रहे हैं, ज्यादातर नेता, कि हम अपने ही नेतृत्व में सरकार बनाएं जेडीयू के बिना, और जेडीयू को छोड़ दें, बाकी सारे गठबंधन को ले लें तो 118 का वो आंकड़ा बैठ रहा है। 6-7 सीटें बीजेपी के लिए करना बड़ी बात नहीं है। क्या कहेंगे इसको लेकर? जल्दी जल्दी से छोटे छोटे जवाब। देखिए, तीसरे क्वेश्चन का पहले सवाल जवाब देता हूं मैं, कि हमने जो एनडीए गठबंधन ने चुनाव जीता है वो सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पे जीता है। इसलिए कोई इस तरीके का सवाल पैदा नहीं होता कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा कोई और चेहरा होगा मुख्यमंत्री का। और एनडीए बकायदा इस बात से बहुत ही सहमत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, और हम 5 जो घटक दल हैं, 5 मिलकर सरकार बनाने वाले। 15-16 का आंकड़ा ठीक है, या वैसे ही बातें अभी हवा हवाई है? हाँ, वो संख्या है तो हमारे, देखिए, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, उसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए वो सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। दूसरी बात, नेतृत्व। हाँ, उसके बाद आपने कुछ कहा कि नेतृत्व वाली, मतलब, हाँ वही मैंने बता दिया कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, यानी ये जो 16, 15, 3, 1 का जो आंकड़ा आ रहा है बिल्कुल गलत है। नहीं, अभी इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन आया नहीं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और, फिर प्रमोद जी के पास जाऊंगा छोटा सा सवाल लेने के लिए। छोटा सा सवाल ये कि सीधे तौर पर अब विपक्ष जो है इसको लेकर कोर्ट में जा रहा है और कह रहा है कि वोट चोरी हुई है, वोट खरीद की है, और आप लोगों ने जो है लास्ट टाइम पे जो पैसे डाले वो वोट खरीद थी। स्वागत है, मैं कहूंगा कि स्वागत है, आप जाइए,
प्रमोद जी स्वागत है। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल आपको लगता है कि इस तरीके, मैं इसका वेलकम करता हूं। प्रमोद जी जाइए, स्वागत है। इन सब बातों को उछालने से बेहतर अनवर जी, है कोर्ट चाहिए, कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो हम समझ लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल की जवाबदेही जनता के प्रति है और उसका निर्वहन हम करते रहेंगे। संख्या मायने नहीं रखता। आज संख्या यदि हमारी कम भी है आपको लगता है तो उतनी ही मजबूती से हम सवाल को उठाने का काम करेंगे। ठीक है। और एसआईआर के मुद्दे पर आपको मालूम है कि राष्ट्रीय जनता दल उच्चतम न्यायालय जाने का काम किया था। उन 11 दस्तावेजों में एक आधार को भी जो ऐसे जुड़वाने का काम किया। चुनाव आयोग जो ये कहता था कि हमने जो 65 लाख मतदाताओं का नाम काटे हैं, हम नहीं बताएंगे कि किनका नाम किस किस बूथ पर हम कहां काटे हैं, तो उच्चतम न्यायालय को हम लोग धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, आपको इस पर सार्वजनिक करना होगा। तो राष्ट्रीय जनता दल वहां भी जाने का काम किया था। और आपको पता है कि जो एसआईआर के माध्यम से इन्होंने जो मृतक की सूची में जो जीवित लोगों का नाम डालने का काम किए थे, वो जीवित लोग सुप्रीम कोर्ट अब बाकायदा सबूत के साथ जा रहे हैं ना। आप जो वोट चोरी का आप इल्जाम लगा रहे हैं, वोट खरीदने का जो आप इल्जाम लगा रहे हैं, अब तो सबूत के साथ जा रहे हैं ना कोर्ट में। अब आप समझ लीजिए ना, मैंने एक लाइन में आपको समझाने का प्रयास किया हूं कि जनता के तमाम मुद्दों को हम लोग उचित प्लेटफॉर्म पर उठाने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगा आप सबसे, और सवाल नहीं ले पाऊंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका अपना कीमती वक्त देने के लिए और मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज का निचोड़ साफ है, बिहार में कुर्सी की राजनीति एक बार फिर अपने चरम पर है। एनडीए के अंदर खामोशी की खबरें हैं, जेडीयू की भी बैठक टल गई है, नीतीश कुमार से कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, और आरजेडी का लगातार दावा कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। तो ये सब संकेत देते हैं कि तस्वीर अभी साफ नहीं है। 20 नवंबर को नीतीश के शपथ लेने की तैयारी, और उससे पहले सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या एनडीए एकमत है या अंदरूनी खींचतान है वाकई, जिस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं। और आगे चलकर क्या ये बड़ा रूप लेगी, ये भी सारी चीज़ें देखने को होगा। कल इसी समय फिर मिलेंगे नए तथ्यों और नई सियासी परतों के साथ। तब तक के लिए मैं मोनी सनवर विभाग मुंसिफ से इजाज़त चाहता हूँ। आदाब।